नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ लॉ क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एनालिटिकल स्कूल के बारे में। उसमें हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में एच एल ए हार्ट को समझेंगे। उन्होंने कैसे एनालिटिकल स्कूल को आधुनिक रूप दिया और जो आस्टिन साहब थे उनकी कमियों को किस तरह से दूर किया। तो उनके योगदान को समझेंगे, उनकी मॉडर्न एनालिटिकल थ्योरी यानी विश्लेषणात्मक थ्योरी के बारे में समझेंगे, उनके विचार समझेंगे मोरालिटी के ऊपर, पॉजिटिव लॉ के ऊपर, और ये सारी चीजें समझेंगे, अंतर समझेंगे। तो देखिए, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी वीडियो बनाने का मन और बढ़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो अब हम बात करने जा रहे हैं एच एल ए हार्ट के बारे में। उनकी एक किताब है द कंसेप्ट ऑफ लॉ, 1961 में आई थी। और उन्होंने उस किताब में ऐसी चीजें लिखी, बताई, जिससे कि पूरी तरह से जूरिस्प्रूडेंस में एक नई क्रांति आ गई। उन्होंने बताया कि कानून एक रूल बेस्ड सिस्टम होता है, तो हम उसको बारी बारी से महीन तरीके से समझते हैं। उनका कहना है कि जो कानून है वो एक सिस्टम है जिसमें दो प्रकार के नियमों से बना हुआ है। एक है प्राइमरी रूल, दूसरा है सेकेंडरी रूल। इन दोनों को इन दोनों के मेल से ही जूरिस्प्रूडेंस को समझा जा सकता है, और यह कहें उसके समझने की कुंजी है। एचएलए हार्ट साहब ने ऑस्टिन की कमांड थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। ऑस्टिन कहते थे अपने अपने थ्योरी में कि कानून जो है वो सॉवरेन के आदेश पर चलता है, कमांड पे चलता है। लेकिन हार्ट कहते हैं कानून सिर्फ सिर्फ आदेश पे नहीं, यह दो तरह के नियमों के संगठित ढांचा है, जिसमें प्राइमरी रूल है, जिसमें जिसमें प्राइमरी रूल में ड्यूटी की बात की जा रही है। ड्यूटी बेस्ड रूल है, जैसे कि जो व्यक्ति पर कर्तव्य होते हैं उनको करता है। इसमें आदेश जैसा भाव तो है, जैसे आप कहते हैं चोरी मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, प्रॉमिस या वादा निभाओ, परिवार और रिश्तों से जुड़े नियमों को आप निभाइए। तो हार्ट कहते हैं कि ये नियम इसलिए माने जाते हैं क्योंकि समाज इन्हें स्वीकार करता है, उन्हें एक्सेप्ट करता है। इन नियमों को, इनका पालन लोग या तो आदत से करते हैं, या भावना से करते हैं, या नैतिक जिम्मेदारी के कारण करते हैं। ये कोई इसके लिए कोई सरकारी आदेश नहीं है कि आप करो, नहीं करोगे तो आपको दंडित किया जाएगा या कमांड दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। तो प्राइमरी रूप में तीन बड़ी कमियां भी हैं। पहली है अनिश्चितता, यानी अनसर्टेनिटी। कौन सा नियम सही है कभी स्पष्ट नहीं होता। जैसे एक चोर है, वो चोरी कर लेता है अपने अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, मगर समाज की नजर में वो एक अनैतिक कृत्य है। मगर वही जो है, अगर काम मतलब सही रूप में सोच के कर रहा है तो कभी लोग उसे छोड़ भी देते हैं, चलो ऐसी गलत हरकतें हैं, एक बार छोड़ दिया जाए, है ना। मगर अगर नियमित रूप से करता है तो वो गलत है। ऐसे ही इसमें स्थिरता है, मतलब जो जो प्राइमरी रूल है, प्राइमरी रूल्स की बात करते हैं, इसमें इनको बदलना बड़ा मुश्किल है। समाज में इनका बदलाव नहीं हो पाता है। समाज अगर बदल जाता है मगर नियम जो पुराने चले आ रहे हैं उन्हीं ढर्रों पे करते रहते हैं लोग। तीसरा है, ये इनसफिशिएंट है, अक्षमता इनके अंदर है। गलत काम करने पे समाधान देने वाली कोई एजेंसी नहीं है, कोई कोर्ट या अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए प्राइमरी रूल रूल अकेले कानून नहीं बना सकते। अब बात आती है सेकेंडरी रूल की, जहां पे पावर दी गई है ना। यानी एक ये कहें कि उनके पास, जो जिनके पास सत्ता है, पावर है, उनके पास कहें एक एक शक्ति है कि वो कानून बनाने की शक्ति है, कानून बदलने की शक्ति है, और तीसरा विवाद का निपटारा करने की शक्ति है, यानी रिकॉग्निशन करने की शक्ति है उनके पास। ठीक है, ऐसे इनके तीन नियम इन्होंने बताए हैं। तो सेकेंडरी रूल का काम तभी आता है जब प्राइमरी रूल में कुछ कमियां रह जाएं तो उनको दूर किया जाए। उस तरह से प्राइमरी रूल को देखा गया है और सेकेंडरी रूल में सम्मिलित किया गया है। जैसे मैंने कहा, रूल ऑफ रिकॉग्निशन, कौन सा नियम असली कानून है ये बताएगा। रूल ऑफ चेंज, कौन सा कानून बदलना है, सुधार करने का तरीका बताता है। और रूल ऑफ एडजुडिकेशन, या ये बताता है कि विवाद कौन सुलझाएगा, यानी कोर्ट सिस्टम के आधार है उसका, है ना, कोर्ट सुलझाएंगे या आर्बिट्रेशन होगा। तो सेकेंडरी रूल की वजह से ही कानून को गतिशील, स्पष्ट और लागू करने की योग्यता मिलती है। इन दोनों की वजह से
पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। तो एचएलए हार्ट की ये थ्योरी आपने यहाँ से समझ ली। अब उनके कुछ और पॉइंट है, उनको भी हम समझते हैं। केवल प्राइमरी रूल अगर होते तो समाज में अनिश्चितता, स्थिरता और अप्रभावी रहता, और अगर केवल सेकेंडरी रूल रहते तो लोगों के व्यवहार को नियंत्रण करने वाला कोई नियम नहीं होता। इसलिए कानून का जन्म इन दोनों के मेल यानी यूनियन से होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पूरा समझ लिया होगा। और यही थ्योरी जो है उसको मॉडर्न एनालिटिकल थ्योरी के नाम से जाना गया है। अब हम बात करते हैं कि जो एचएलए हार्ट साहब हैं उनके व्यूज क्या हैं पॉजिटिव लॉ, मोरालिटी और क्या क्या चीजें वो समझाते हैं। तो उनके अनुसार कानून और नैतिकता अलग अलग है, सेपरेट थेसिस हैं, लेकिन दोनों के बीच कुछ संबंध भी हैं। हार्ट साहब कहते हैं कानून राज्य द्वारा बनाया गया नियम है और नैतिकता समाज की आंतरिक मान्यता। कभी कभी कानून नैतिकता जैसा हो सकता है, तो ऐसा उनका विचार है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नैतिक बात कानून हो सकती है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि हर नैतिकतावादी, जैसे आप हम लोग पैर छूते हैं अपने से बड़ों का, तो अगर इसको आप नहीं छुएंगे तो ये एक नैतिक नैतिक दर्शन की भावना है ना, आप रिस्पेक्ट में छूते हैं। मगर इसको आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो कानून है और सरकार ने उसे लागू कर दिया है। तो आप इस बात को समझिए। ठीक है, ऐसे ही जो मॉरल रूल जो है वो तभी लीगल सिस्टम में आ सकते हैं जब उसे सेकेंडरी रूल की तरह लाया जाए। इसलिए कानून को नैतिकता से जुड़ा हुआ मानना और अलग भी मानना, दोनों पार्ट उसमें दिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव लॉ और मोरालिटी में अंतर क्या है अब ये हम लोग समझते हैं। तो हार्ट साहब कहते हैं पॉजिटिव लॉ और मोरालिटी में उन्होंने साफ साफ भेद किया है। हर नैतिक नियम कानून नहीं होता और हर कानूनी नियम नैतिक नहीं होता। इस बात को आप याद रखिए, कहीं भी कोट कर सकते हैं। हार्ट ने कहा लॉ और मोरालिटी अलग हैं, लेकिन पूरी तरह से कटे हुए नहीं हैं। एक तरफ जहां आस्टिन कहते हैं कि यह इन्होंने पूरी तरह नकार दिया था कि जो नैतिकता है और कानून उनके बीच में कोई संबंध नहीं है। मगर मगर हार्ट साहब कहते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि कानून में कुछ नैतिक तत्व होना एक लॉजिकल नेसेसिटी है। यानी कानून को काम करने के लिए कुछ नैतिक नियम होना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के जैसे न्याय है, जस्टिस है, ठीक है, ऑनेस्टी है। तो अगर आप कोई कुछ मान्यता लेकर के ही वहां ऑफिस में काम करेंगे, जज जब बैठेंगे तो वो न्याय की परिभाषा को, अपने ईमानदारी, सही प्रक्रिया को देखेंगे। ये उनके नैतिक नियम हैं, उसको वो देख के ही काम करते हैं। तब जा करके आपको न्याय मिलता है ना। तो आपके अंदर भी कुछ बातें हैं जो आपकी नैतिकतावादी चीजें हैं कि आप टाइम से ऑफिस पहुंचिए। ठीक है, उसके लिए कोई रूल नहीं बनाया गया है। पहले जब इनके समय में कोई रूल नहीं बनाया गया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो नेचुरल लॉ को आंशिक रूप में उन्होंने स्वीकार किया है कि थोड़ा बहुत हिस्सा तो हमारे जो सिस्टम का वो नैतिकता भी है। ठीक। और वो क्यों है, क्यों इसको माना जाता है, उसका भी एक कारण है कि कानूनी प्रणाली में काम करने के लिए एक्चुअली में क्या होता है, कुछ नैतिक सिद्धांतों की जरूरत होती है। जैसे समाज में ट्रस्ट बनाए रखना, है ना। आप नियम से आते हैं, समय समय पे काम करते हैं, अपनी बुद्धि विवेक का यूज करके लोग जो आपके कस्टमर आते हैं उनसे बात करते हैं, बैंक में जाइए या कहीं पर भी। ठीक है, और इससे पता चलता है कि वो ऑफिस का डेकोरम कैसा है, वहां पे नियमों को लोग पहचानते हैं, स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। इसके अलावा न्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए भी इसकी जरूरत होती है। और अगर मान लीजिए कहीं कानून को बदलना है, अब कहीं लिखा ही नहीं है कि नहीं कानून को बदलने के लिए भी एक रूल होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ये आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि पब्लिक परेशान हो रही है और किसी अनुचित कार्य से लेकर के, तो अब इस समय जो नियम बने हैं उनको नए तरीके से देखना चाहिए। तो ये भी एक जो है मोरालिटी का ही पार्ट है, उसको पॉजिटिव लॉ की तरह देखा गया है। अब ये आपकी एक टेबल है जिसमें आप समझ सकते हो कि जो हार्ट साहब थे उन्होंने क्या कहा। तो जैसे उनके तीन कारण दिए गए हैं किस विषय में, कि लॉ इज नॉट जस्ट अ कमांड। तो उसके लिए उन्होंने तीन कारण दिए हैं। कोई कानून में दंड नहीं होता, जैसे विल बनाना, विवाह का रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
और कानून जनता द्वारा मान्य होता है, सिर्फ आदेश नहीं होता है। आधुनिक समाज में कानून अलग अलग संस्थाएं बनाती हैं, केवल सॉवरन स्टेट ही नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक तरह से में क्रिटिसिज्म किया है आस्टीन को कि इन 3 पॉइंट से, कि कैसे सिर्फ सॉवरेन की बात कर रहे हैं, कैसे आप मोरालिटी की बात कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन में मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने कानून सिर्फ आदेश नहीं बताया, बल्कि प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स का एक संगठित सिस्टम बताया। हार्ट साहब ने, उन्होंने कानून और नैतिकता के संबंध को संतुलित और आधुनिक तरीके से समझाया। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।